हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए और इसमें हमारे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए यूनिट 3 चल रही है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा कि इसमें हमें पता ही है कि ये हमारी जो यूनिट है 3 पार्ट्स में हम इसको पढ़ रहे हैं। इसमें हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रम और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम जो है वो पढ़ लिया है, और अब हमारा क्या चल रहा है, रमन स्पेक्ट्रम। तो रमन स्पेक्ट्रम में आज हमारा क्या चलेगा, प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इससे पहले हमने पढ़ा था प्योर रोटेशनल। क्या पढ़ा था हमने, प्योर रोटेशनल। आज पढ़ेंगे हम प्योर वाइब्रेशनल, और आज ही हम क्या कवर करेंगे, प्योर रोटेशनल वाइब्रेशन दोनों, क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे पहले प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जैसे हमें पता ही है, जो ये हमारे वाइब्रेशन लेवल्स हैं, इनके बीच में बहुत सारे क्या होते हैं, रोटेशनल वाइब्रेशन। ये ठीक है। अगर सिंपल सी बात है, अगर हम वाइब्रेशनल की बात करते हैं तो रोटेशनल वहाँ अपने आप ही आएगा। ठीक है, मेन वाइब्रेशनल के साथ साथ हमें रोटेशनल भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है वाइब्रेशनल के बीच बहुत सारे क्या होते हैं, रोटेशनल ट्रांजिशन भी होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। आज बात कर लेते हैं प्योर वाइब्रेशनल की। तो इसमें क्या है, जो हमारी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें एनहार्मोनिक ओसिलेटर मॉडल क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। ये टॉपिक हमारा हो चुका है, एनहार्मोनिक ओसिलेटर मॉडल। जिसे ना पता हो वो पिछले वाली वीडियो देख लेना और तब ये वाली वीडियो देखना। अगर हमें एनहार्मोनिक ओसिलेटर पता है तो हम ये वाली वीडियो अच्छे से समझ लेंगे। अगर हमें इसके बारे में नहीं पता तो हम ये नहीं समझ सकते। तो इसलिए पहले ये वाली वीडियो जाकर देख लेना। जो हमारा प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी था, उसमें रिजिड रोटेटर काम में लिया था। रिजिड रोटेटर की जो एनर्जी निकाली थी वही तो काम मिली थी। इसमें एनहार्मोनिक ओसिलेटर मॉडल काम में आएगा। इसमें जो हमने एनहार्मोनिक ओसिलेटर मॉडल के लिए जो एनर्जी निकाली थी वो क्या करने हैं, वो काम में लाते हैं। तो हमें पता ही होगा, जो एनहार्मोनिक ओसिलेटर है उसके लिए जो हमारी एनर्जी आई थी, तो वो क्या आई थी, वाइब्रेशनल एनर्जी जो आई थी हमारी, वो आई थी ई वी म्यू नॉट बार सी वी प्लस हाफ माइनस वी प्लस हाफ स्क्वायर ए। ये किस में है, सेंटीमीटर इनवर्स में। ये तो थी जो हमने एनहार्मोनिक ओसिलेटर के लिए क्या निकाली थी, एनर्जी निकाली थी, वो हमारी ये तो थी। और इसको हम सोल्व करके कैसे लिख सकते हैं, इसको सोल्व करके हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ई वी न्यू नोट 0 वी प्लस हाफ 1 माइनस वी प्लस हाफ ए सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद एनहार्मोनिक ओसिलेटर के लिए हमने सिलेक्शन रूल पढ़ा था। इतना समझ में आ गया। प्योर वाइब्रेशनल के लिए क्या काम में लाते हैं, एनहार्मोनिक ओसिलेटर मॉडल काम में लाते हैं। और जो हमारा रोटेशनल वाइब्रेशन था, सॉरी रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम था, रोटेशनल में हम क्या काम में लाते हैं, रिजिड रोटेटर मॉडल, और इसमें एनहार्मोनिक ओसिलेटर मॉडल। तो एनहार्मोनिक ओसिलेटर मॉडल के लिए हमने एनर्जी निकाली थी। ठीक है, जो ना देखी वो वाली वीडियो देख लेना, तब समझ में आएगा। तो जो एनर्जी हमने निकाली थी वो ये थी,
न्यू नोट वी प्लस हाफ माइनस वी प्लस हाफ स्क्वायर ए सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमने निकाल ली थी और कैसे आई कैसे निकली ये आप देख लेना पीछे। अब देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यू नोट बार वी प्लस हाफ 1 माइनस वी प्लस हाफ ए सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, इतना हो गया। अब आगे देखो, इसमें आगे क्या है, हमने इसके लिए क्या पढ़ा था, सिलेक्शन रूल एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सिलेक्शन रूल हमने पढ़ा था। वो सिलेक्शन रूल क्या पढ़ा था, देखो क्या पढ़ा था। यही तो पढ़ा था जो हमने सिलेक्शन रूल पढ़ा था हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एट एक्स्ट्रा सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। यही तो पढ़ा था हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो सिलेक्शन रूल पढ़ा था, यही तो था। फिर हमने इसमें क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ पीक्स। क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ स्पीक पीक्स। कितने टाइप की थी, एक तो हमारी फंडामेंटल थी, याद हो तो, ना याद हो तो देख लेना, फंडामेंटल पीक्स या बैंड, है ना। और 3 टाइप की थी ये, और थे ओवरटोन, ओवरटोन्स, बैंड। क्या था, वो एक था हॉट बैंड। ठीक है, क्या था, एक फंडामेंटल बैंड था, ओवरटोन्स बैंड था, और एक क्या था हमारा हॉट बैंड था। जो हमारा फंडामेंटल था इसमें जो ट्रांजिशन थे 0 से 1, ठीक है, जो ट्रांजिशन थे वो 0 से 1 हो रहे थे। और जो हमारा ओवरटोन बैंड्स है उसमें जो 0 से 2 ट्रांजिशन हो रहे थे उसको फर्स्ट ओवरटोन बोल रहे थे, फर्स्ट ओवरटोन्स बॉन्ड तो बोल रहे थे। और 0 से 3 हो रहा था तो सेकंड ओवरटोन्स हो रहे थे, बैंड्स बोल रहे थे उनको हम। और 0 से 4 में हो रहे थे तो थर्ड ओवरटोन्स बैंड कहते थे उसको हम। ठीक है, इतना हमें याद है, याद है, ये तो इजी सा था तो हमें क्या होगा, ये याद ही होगा। और जो हमारा हॉट बैंड था उसमें ट्रांजिशन क्या हो रहे थे, 1 से 2 में हो रहे थे। ठीक है, 1 से 2 में नहीं हो रहे थे, 1 से 3 में, 1 से 4 में, 1 से 5 में ट्रांजिशन हो रहे थे। मतलब जो हमारा लोअर क्लास लेवल था वो 1 था, 1 से ट्रांजिशन 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी, 5 में भी। तो ये क्या थे हमारे हॉट बैंड। हॉट बैंड कब मिलता है, जब हाई टेम्परेचर पर स्पेक्ट्रा लेते हैं तो हॉट बैंड हमें क्या होता है, हॉट बैंड मिलता है हमें हाई टेम्परेचर पे। इतना क्लियर। ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इनकी एनर्जीज जो है, इनकी एनर्जी जो निकाली थी वो हमारे अब इसमें यूज में आएंगी। तो ये एनर्जी हमें इनकी पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इनके बारे में तुम्हें बता दिया है। तो फंडामेंटल पीक्स और ओवरटोन्स बीन्स और हॉट बैंड्स के लिए जो एनर्जी कैलकुलेट करके निकली थी वो क्या थी, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। और हमारे यहाँ यूज में क्या आएगी, फंडामेंटल बैंड की एनर्जी यूज में, इनकी नहीं आएगी, इनकी आएगी। लेकिन हम जानेंगे इनकी तीनों की एनर्जी के बारे में। ठीक है, इसको मैं क्या कर देती हूँ, मिटा देती हूँ और फिर दोबारा लिख के तुम्हें बताती हूँ इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी। अब देखो, पहले हम क्या, फंडामेंटल फंडामेंटल बैंड के लिए जो एनर्जी थी वो क्या थी, वो लिख लेते हैं। क्या आई थी, डेल ई इजकल टू डेल न्यू बार न्यू नोट बार 1 माइनस 2a सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसकी थी, फंडामेंटल बैंड के लिए। ठीक है, इसके ट्रांजिशन कहाँ से, 0 से 1 वाले को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल बैंड। अब आगे देखो, आगे जो हमारी ओवरटोन्स की थी, ओवरटोन्स बैंड्स के लिए क्या एनर्जी थी, ओवरटोन्स बैंड, ओवरटोन्स बैंड के लिए एनर्जी इनवर्स। हॉट बैंड के लिए न्यू नोट 1 माइनस 4a सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये किसके लिए थी हमारी, ये एनर्जीज जो कैलकुलेट करी थी
ये फंडामेंटल के लिए थी। डेल ई इजकल टू न्यू बार इजकल टू न्यू नोट बार 1 - 2a सेंटीमीटर इनवर्स। क्योंकि हम इसे उसमें ले रहे हैं सेंटीमीटर इनवर्स में फ्रीक्वेंसी, तो इसे डेल न्यू बार है तो क्या आएगा हमारा ये, ठीक है। एनर्जी जो हम किस में ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इसमें ले रहे हैं, तो इसलिए इसको सेंटीमीटर इनवर्स में ले रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ऐसे ओवरटोन्स बैंड के लिए डेल न्यू बार इजक्वल टू न्यू नोट बार 1 - 3 सेंटीमीटर इनवर्स। इसके लिए एनर्जी ये होगी हॉट बैंड के लिए न्यू बार इजक्वल टू न्यू नोट बार 1 - 4a सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये हमें क्या होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। अब इधर आप देखो, जो रमन स्पेक्ट्रम है, रमन स्पेक्ट्रम में केवल और केवल क्या ये फंडामेंटल्स बैंड ही क्या आएंगे, काम में आएंगे, ये काम में यूज होगी। जो ये फंडामेंटल की एनर्जी है यही क्या आएगी, यूज में आएगी, काम में आएगी। ये वाली एनर्जी क्या काम में नहीं आएगी, कौन सी, ओवरटोन्स बैंड और हॉट बैंड्स, इनकी एनर्जी क्या नहीं आएगी, ये काम में नहीं आएगी, क्योंकि इनकी इन एनर्जी में क्या है, हमारा रमन इनके साथ एक्टिव होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा, हमारा रमन इनके साथ एक्टिव होगा ही नहीं। इसलिए केवल और केवल फंडामेंटल बैंड जो है ये एनर्जी, ये क्या लेंगे हम, रमन स्पेक्ट्रम के लिए काम में लेंगे। तो इनका हमारे यहाँ अब इसमें यूज नहीं है, सिंपल सी बात ये है। अब हमारे इसमें टॉपिक में इनका यूज तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया। अब हमारा किसका यूज होगा, इसका यूज होगा। अब वाइब्रेशनल रमन लाइंस हमें कब मिलती है, जो वाइब्रेशनल रमन लाइंस है हमें कब मिलती है, रमन लाइंस मिलती है जब न्यू नोट से क्या हो, प्लस माइनस न्यू नोट बार, तभी तो हमें रमन लाइंस मिलेंगी, ठीक है। जब हमारा न्यू नोट से फ्रीक्वेंसी जो होती है क्या होती है, प्लस माइनस होती है। फ्रीक्वेंसी जब हमारी प्लस माइनस होगी तभी तो हमें रमन लाइंस मिलेगी। याद होगा प्लस का मीन्स क्या होता है, अगर प्लस होगा तो एंटी स्टॉक लाइंस मिलेगी। रमन लाइंस जब मिलेगी जब प्लस माइनस न्यू नोट बार होगा, तो प्लस का मतलब एंटी स्टॉक लाइंस और माइनस का मतलब स्टॉक लाइंस। ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। क्या कब मिलेगी रमन लाइंस, जब प्लस माइनस ये होगा। तो अब इसके फंडामेंटल एनर्जी को यूज करते हुए हम क्या लिखेंगे, रमन लाइंस कब कैसे मिलती है और रेल लाइंस कैसे मिलती है, उसके लिए ये एनर्जी कैलकुलेट करके लिखेंगे। तो क्या होगा, और जब हमारा न्यू नोट बार होगा तो क्या होगी, हमारी रेले लाइंस बनेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, रेले लाइंस, ठीक है। ये जब भी तो बनेगी जब हमारी इंसिडेंट लाइट इजक्वल टू स्कैटर्ड लाइट के होगी, ठीक है। जब कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा तभी तो मिलेगी हमें रेले लाइन, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। और जो रमन स्पेक्ट्रम लाइन है वो कब मिलेगी, जब हमारा न्यू नोट क्या होगा, प्लस माइनस। प्लस का मतलब एंटी स्टॉक और माइनस का मतलब स्टॉक लाइंस मिल जाएंगी। इतना क्लियर। तो अब इसे हम यहाँ देखो कैसे लिखते हैं, इसे हम लिखेंगे डेल न्यू इजकल टू न्यू नोट प्लस माइनस न्यू नोट बार 1 - 2a सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। कितना हमारा ये आ गया। अब देखो इसके लिए क्या, स्टॉक लाइन के लिए क्या आएगा, माइनस, और एंटी स्टॉक के लिए आएगा प्लस। तो हम इसे स्टॉक और एंटी स्टॉक के लिए अलग अलग लिख के देख लेते हैं। तो कैसा आएगा, जो हमारा डेल न्यू है इजकल टू, तो न्यू नोट यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि ये स्टॉक लाइन के लिए बात कर रहे हैं हम। डेल न्यू स्टॉक लाइंस इजकल टू डेल नोट बार माइनस न्यू नोट बार, तो 1 - 2a सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे क्या मिलेगी हमें, स्टॉक लाइंस मिलेगी। वाइब्रेशन में यहाँ पे क्या मिलेगी हमें, स्टॉक लाइंस मिलेगी। अगर यहाँ पे क्या करेंगे हम, डेल न्यू एंटी स्टॉक लाइंस, तो क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस है, जब भी तो रमन लाइंस मिलेंगी तो माइनस में आएगा, तो स्टॉक लाइन प्लस में आएगा तो एंटी स्टॉक लाइन मिलेगी।
ये था आपका प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या था? ये था आपका प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बच्चा अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हमारा आ जाएगा वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया हमारा, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया हमारा, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। अब हम दोनों को वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, अलग अलग तो हमने पढ़ लिया, तो यह हमारे लिए अब इतना हार्ड नहीं होगा। तो इसमें क्या है, जो हमारा वाइब्रेशनल के लिए है, तो वाइब्रेशनल के लिए तो हम एन हार्मोनिक ओसिलेटर काम में लेते हैं। वाइब्रेशनल के लिए हम एन हार्मोनिक ओसिलेटर काम में लेते हैं, और रोटेशनल के लिए हम रिजिड रोटेटर काम में लेते हैं। तो अब हम उन दोनों की एनर्जी लिख लेंगे मिला के, क्योंकि हम वाइब्रेशनल और रोटेशनल एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं हम, जो हम एन हार्मोनिक ओसिलेटर काम में लेते हैं, तो उसमें जो हमारी ईवी एनर्जी निकली थी, तो क्या निकली थी, ई वी इजकल टू बी जे प्लस 1 प्लस न्यू नोट बार, वी प्लस हाफ 1 प्लस वी प्लस हाफ स्क्वायर ए सेंटीमीटर इनवर्स। ये रिजिड रोटेटर के लिए एनर्जी। ठीक है, क्या है ये, रिजिड रोटेटर के लिए एनर्जी है। जो रोटेशनल एनर्जी के लिए, रोटेशनल में हमने क्या पढ़ी थी, रिजिड रोटेटर की जो एनर्जी थी वो ये आई थी हमारी। और जो वाइब्रेशनल में हमारी एन हार्मोनिक ओसिलेटर काम में लेते हैं, तो उसकी एनर्जी क्या थी, ये थी हमारी, ये तो थी। अब हम यहाँ क्या सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे, जो हमारा रोटेशनल था उसके लिए सिलेक्शन रूल हमें सबके ध्यान में होने चाहिए, सबके याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए था, रोटेशनल के लिए। और वाइब्रेशनल के लिए क्या था, यही तो था। रोटेशनल के लिए सिलेक्शन रूल डेल जे इक्वल टू 0, वाइब्रेशनल के लिए डेल वी इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2। 0 मीन्स जे में कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। 0 का मीन्स क्या है, जे में कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। जिस जे से जा रहा है उसी जे में जा रहा है, जिस जे से जा रहा है उसमें ही जा रहा है। मतलब जो रोटेशनल ट्रांजिशन है, इधर देखो समझ में आ जाएगा, ये वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है, इनके बीच रोटेशनल ट्रांजिशन है। ठीक है, इनके बीच क्या है, वाइब्रेशनल के बीच बहुत सारे रोटेशनल ट्रांजिशन है। तो जे, ये अगर जे इजकल टू यहाँ 0 है, और ये जे इजकल टू यहाँ 0 है, जे इजकल टू 1, जे इजकल टू 2। ठीक है, यहाँ जे इजकल टू 1, जे इजकल टू 2, ये हमारे वाइब्रेशनल के बीच क्या है, रोटेशनल। तो इसका मीन क्या है, जे इजकल टू 0, यानी ये जे है 0 से 0 में जाएगा। ठीक है, 0 से 0 में ही इसका ट्रांजिशन होगा। अगर 1 से है तो 1 में ट्रांजिशन होगा। ठीक है, 2 है तो 2 से 2J में ट्रांजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, डेल जे इक्वल टू 0 है, मतलब 0 मीन्स जे में कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, जे में कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। इतना तो क्लियर हो गया होगा, इससे क्लियर हो गया। इनके बीच में तो क्या चेंज नहीं हो रहा, इसमें रोटेशनल चेंज नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा, इसमें रोटेशनल चेंज नहीं हो रहा। जिस जे से जे 0 से ट्रांजिशन जे 0 में ही हो रहा है, और J1 से J1 में ही हो रहा है, J2 से J2 में ही हो रहा है। तो रोटेशनल चेंज नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पर जब ट्रांजिशन नहीं हो रहा, तो जब कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा तो डेल जे इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यहाँ भी कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा, डेल वी इक्वल टू 0। ठीक है, 0 मीन्स वही तो है कि कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा। तो क्या हो है, जब यहाँ कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा तो डेल जे इक्वल टू 0 और डेल वी इक्वल टू 0। तो उस टाइम जो हमें लाइंस मिलती हैं वो क्या, कौन, उस टाइम जो हमें लाइंस मिलती हैं उन लाइंस को क्या कहते हैं हम, क्यू ब्रांच।
उस टाइम जो हमें लाइंस मिलती है उनको क्या कहते हैं हम, क्यू ब्रांच। ठीक है, जब कोई ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा, डेल जी इजकल टू 0 और डेल वी इजकल टू 0, तो उस टाइम जो हमें लाइंस मिलती है उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, क्यू ब्रांच। और जब +2 वाले में, ये +2 वाले में आ जाते हैं हम, डेल वी इजकल टू +2। जब +2 वाले में, ठीक है, जब +2 वाले में जब वाइब्रेशनल में ट्रांजिशन होते हैं, तो जब वाइब्रेशनल में ट्रांजिशन होते हैं तो हमें क्या मिलती है, एस ब्रांच। क्या मिलती है हमें, एस ब्रांच। जब -2 वाले में वाइब्रेशनल में, जो -2 वाले में वाइब्रेशनल में ट्रांजिशन होते हैं तो हमें क्या मिलती है, कौन सी ब्रांच मिलती है, आर ब्रांच। ठीक है, क्या मिलती है हमें, आर ब्रांच। तो हमें कौन कौन सी ब्रांचेस मिलती है, तो क्या मिलती है हमें यहाँ कौन कौन सी ब्रांचेस मिलती हैं, ये देखो अब हमें कौन कौन सी ब्रांचेस मिल रही है। आर क्यू एस, ये तो 3 ब्रांच मिल रही है हमें। तो ये कब मिल रही है, जब हमारा डेल वी और डेल जे क्या हो, 0। ये तो तीनों में 0 होगा, तो क्या होगा हमारा, क्या मिलेगा, ये वाली ब्रांच। ठीक है, और हमारी एस ब्रांच कब मिल रही है, जब हमारा जो डेल वी है वो +2 हो। और आर ब्रांच कब मिल रही है, जब हमारा डेल वी -2 हो। ठीक है, ये ब्रांच कब मिल रही है, ये ब्रांच कब मिल रही है। तो अब नोट्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ हम खाली समझा करेंगे क्लास में। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे, आप उसमें से ले लिया करना। ठीक है, यहाँ हम समझ लेंगे, समझेंगे ध्यान से और अच्छी तरह से। ठीक है, जो सारी वीडियो देखोगे शुरू से और लेक्चर भी शुरू से देखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर बीच में से घुसकर देख रहे हो और कोई, तो फिर कहोगे कि समझ में नहीं आ रहा। तो शुरू से देखोगे और लास्ट तक देखोगे तो समझ में आएगा। तो अब इसके लिए देखो, ये हमारी क्या है, क्यू ब्रांच। इसके इधर क्या मिलेगी हमें, इसके इधर मिलेगी हमें एस ब्रांच। और इसके इधर क्या मिलेगी हमें, आर ब्रांच। ठीक है, इसके इधर क्या मिलेगी, क्यू ब्रांच, इसके इधर मिलेगी आर ब्रांच, इसके इधर मिलेगी एस ब्रांच। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा डेल जे होगा वो 0 होगा, डेल जे 0 होगा। ये तो तीनों में 0 होगा, है ना। ये कब मिलेगी हमें, जब इधर डेल वी +2 होगा। और ये आर ब्रांच कब मिलेगी, जब डेल वी -2 होगा। इसमें अगर हमसे सवाल आएगा एग्जाम में, उसमें पूछेगा प्योर वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफाइन करो, तो आप ऐसे डिफाइन करोगे। कैसे, वाइब्रेशनल के लिए एनहार्मोनिक ऑसिलेटर काम में लिया था, उसकी एनर्जी लिखोगे। और रोटेशनल के लिए क्या लिया था हमने, रिजिड रोटेटर काम में लिया था, तो उसकी एनर्जी लिखोगे। फिर उसके बाद सिलेक्शन रूल को डिस्क्राइब कर दोगे, ऐसे लिख दोगे करके। तो उसमें हमारा ये सभी हम क्या करेंगे, लिख देंगे। जो मेनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाइब्रेशन रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम ऐसे कर देंगे, यही चीजें हम लिख देंगे। ये मत सोचना ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब इतना छोटा लिखाया या क्या करा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यही करना है, यही है इसमें जितना भी है। ठीक है, वीडियो शुरू से एंड तक देखा करो, ये लास्ट में समझ में आता है। शुरू से देखते जाओगे तो समझ में आएगा, ये नहीं तुम बीच में से कहीं से भी देखना शुरू कर दे तो। और ये लेक्चर एक दूसरे से क्या है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड है। तो इन्हें हमें सबको ही देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कोई सी भी कहीं भी देख लो। अब हमने देखा रोटेशनल में रिजिड रोटेटर का भी काम आ गया, अनहार्मोनिक ऑसिलेटर भी आ गया इसमें बीच में। तो ये सब चीजें हमें क्या होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। समझ में तो होनी चाहिए, ध्यान में भी होनी चाहिए। पता नहीं कौन सी चीज कब केमिस्ट्री में कहाँ आ जाए। तो सब चीजें क्या होनी चाहिए, हमें ध्यान में होनी चाहिए। ये फॉर्मूले तो होने चाहिए।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये यूनिट हमारी थर्ड यूनिट यहाँ क्या हो गई है, खत्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास शुरू होगी तो फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट क्या हो गई हमारी, खत्म हो गई, और इसके नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।